बेटे आज सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके लिए। सिलेक्टेड क्वेश्चंस एक तरह रिवीजन है आपका। चैप्टर 3 क्लास 10th। मैंने पिछली वीडियोस में आपको वर्ड प्रॉब्लम सिखाई थी। हाउ टू फॉर्म योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑन द स्टेटमेंट गिवन। जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनके आधार पर आप वेरिएबल रखते हुए किस तरह से अपने इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन का सॉल्यूशन करना एक अलग चीज है, वो आसान काम है, लेकिन स्टेटमेंट के आधार पर इक्वेशंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी थी कि जो आपसे पूछा जाता है आपने वो क्वांटिटीज अज्यूम करनी है इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल। सो आई एम टेकिंग लेट दिस इज प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। प्रेजेंट एज आपको 2 की बतानी है, जैकब और जैकब्स सन की। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब मैं ये कहां से लाता हूं, कैसे लिखता हूं, आपको भी ये समझ लेना चाहिए। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? हु इज देयर? ये देयर कौन है? ये दोनों जैकब एंड हिज सन। तो आई एम टेकिंग प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन। Let present age of Jacob is X years and present age of son Y years. अब हम स्टेटमेंट बनाने की तरफ जाएंगे। मैंने बताया 5 years hence। कई बार बच्चे इस hence के चक्कर में उलझते हैं। ये hence होता क्या है? ये फ्यूचर है, पास्ट है। यदि आपको यहां से ना पता लगे तो आगे विल भी है, इसका मतलब इन फ्यूचर है। तो 5 years आफ्टर, 5 years आफ्टर में आप एज 5 years जोड़ते हैं अपनी प्रेजेंट एज में। आज आप 15 साल के हैं तो आफ्टर 5 years यू विल बी 15 + 5 years। यस सर। लेकिन यहां दोनों आफ्टर 5 years दोनों की एज कितनी हो जाएगी? यहां हम एक हेडिंग और डालते हैं आफ्टर 5 years। यहां हमारी स्टेटमेंट बनेगी आफ्टर 5 years। या तो आप सीधा टाइम सेविंग मोड पे जाओ तो जैकब की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 5 हो जाएगी। उसके सन की एज कितनी हो जाएगी? 5 साल हो जाएगी। अभी मैं ये बराबर का साइन तब लगाऊंगा जब यहां इनमें इंप्लीमेंट कर दूंगा। अभी स्टेटमेंट मेरी अधूरी है, इक्वल टू का साइन मुझे अभी नहीं चाहिए। 5 years hence एज दोनों की निकल आई। आज से 5 साल बाद दोनों कितने उम्र के होंगे, हमने उन दोनों की एजेज में 5-5 साल ऐड कर दिए। ये बात समझ में आई है? जैकब विल बी 3 times एज ऑफ हिज सन। दिस इज सन, दिस इज जैकब। विल बी मीन्स इक्वल टू 3 times कर दीजिए सन का, तब ये आपकी स्टेटमेंट सही होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस इज एज ऑफ जैकब आफ्टर 5 years। दिस इज एज ऑफ सन आफ्टर 5 years। देयर एजेस आर नॉट इक्वल। उनकी एजेस बराबर नहीं है तो 5 साल बाद भी बराबर नहीं होंगे। लेकिन इसने कहा कि जैकब की एज 5 साल बाद अपने बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद। तो हम यहां सन की एज को 3 times कर देंगे। नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लिसन, 5 years hence, 5 years hence age of Jacob will be x + 5।
After 5 years, age of son will be y plus 5. So Jacob will be 3 times as old as his son. Plus 5 is equal to 3y plus 15. 3y plus 15. So x minus 3y is equal to 10. It will be your equation 1. वास्तव में जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ये यही है कि 5 साल बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र के 5 साल बाद की उम्र के 3 गुने के बराबर होगी। अगला ये क्या लिखता है, अगली स्टेटमेंट को फिर आराम से बहुत बढ़िया तरह पढ़ें। 5 years ago, 5 years ago के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, we have to subtract 5 years of age from both the ages. जैकब की एज में से भी 5 साल घटा के चलोगे और सन की एज में से भी 5 साल घटा के चलोगे तो दोनों की एज 5-5 साल लेस हो जाएगी, यानी x माइनस 5 और y माइनस 5, और उनके बीच रिलेशन है जैकब एज वाज 7 times that of his son. वाज भी इक्वल टू में आएगा, वाज, विल बी, शैल बी इज इक्वल टू, ये सारी चीजें हमारे पास किस तरह की आएंगी, हमारे पास ये स्थितियां आएंगी पूरी की पूरी अब हम नेक्स्ट कंडीशन अपने देखते हैं। बिफोर 5 years, बिफोर में हम क्या करेंगे, 5 साल पहले किसी इंसान की उम्र हम पूछें तो यदि प्रेजेंट एज आपको मालूम हो तो उसमें से 5 साल कम कर दीजिए। बिफोर 5 years x माइनस 5 और सन की एज कितनी है y माइनस 5, दोनों में से 5-5 साल घटा दिए। अब इसने रिलेशन क्या दिया, इंटू 3 ऊपर हो चुका, अब 7 टाइम्स है तो बेटे बिफोर 5 years के लिए घटेगा। आज आराम से सुनो, आज आपकी उम्र 15 साल है तो बिफोर 5 years आपकी एज थी 15 माइनस 5 यानी 10। आफ्टर 5 years होगी 15 प्लस 5 यानी 20। आज प्रेजेंट एज आपकी x है तो बिफोर 5 years वो होगी x माइनस 5, आफ्टर 5 years वो हो जाएगी x प्लस 5। दिस एज इज आफ्टर 5 years ऑफ प्रेजेंट। जो वर्तमान समय की उम्र हमने मानी थी x और y, यदि हम उससे 5 साल आगे की बात कैलकुलेट करें, मान लीजिए एक 15 और 43 की उम्र का रिलेशन चल रहा है, ये 3 टाइम्स हो गई, ये तो 5 साल बाद की बातें हैं, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 10 और 40, 5 साल बाद आफ्टर 5 years, और 5 साल पहले ये कितने हैं, 5 और 35। हालांकि इसी क्वेश्चन का ये आंसर है, ये स्टेटमेंट क्या दे रहा, प्रेजेंट एज तो उनकी है ये। 5 साल बाद जैकब की सन की एज का 3 गुना फादर हो जाएगा, 45। ये सर 5 साल पहले बेटा 5 साल का था और फादर 35 years का था, ये 7 टाइम है इसका। यहां ये चार्ट समझ में आया है, यानी ये यदि प्रेजेंट एज थी, प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट एज थी, तो आफ्टर 5 year ये हो गया और बिफोर 5 years ये एज हो गई। यानी यदि आपके पास x और y एजेस थी, एज ऑफ जैकब x थी, तो 5 साल बाद के लिए 5 जुड़ जाएगा, 5 साल पहले इसमें से 5 घट जाएगा। 5 साल पहले इसकी उम्र पूछोगे तो ये है, 5 साल बाद इसकी उम्र पूछोगे तो x प्लस 5 है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और आगे क्लियरिटी ले लेता हूं, समझ नहीं आया हो। यदि आज कोई x और y एजेस के हैं 2 इंसान, तो 5 साल पहले इनकी एज थी x माइनस 5 और y माइनस 5, 5 years ago. After 5 years their ages will be होगी ये
ये x प्लस 5 हो जाएगा 5 साल बाद और ये y प्लस 5 हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? yes, तो इसने कहा बिफोर 5 इयर्स, तो बिफोर 5 इयर्स तो उनकी एज ये हो गई। बिफोर में तो घटेगा बेटा। आज आपकी उम्र 15 इयर्स है तो 2 साल पहले आप 13 इयर्स के थे, यानी 15 माइनस 2। आज किसी की उम्र हम P लेते हैं तो उसकी उम्र P माइनस 2 हो जाएगी 2 साल पहले, और 2 साल बाद उसकी उम्र हो जाएगी P प्लस 2। ये रिलेशन समझ में आ रहे हैं? अब ये कहता है जैकब की एज अपने बेटे की 7 टाइम्स एज थी उस समय। बेटे की उम्र का यदि 7 से मल्टीप्लाई हम कर दें तो फादर की एज के इक्वल हो जाएगी। ये रिलेशन उसने दिया। तो अब हम लिख रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 7y माइनस 15। टेक दिस y टू द लेफ्ट साइड, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 यानी माइनस 10। दिस इज योर रिलेशन सेकेंड। कैन यू सॉल्व इट? अब आपको ये सॉल्यूशन करना बहुत आसान है क्योंकि x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो हम यहां इक्वेशन ए किसे लिखेंगे? सीधे घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस प्लस माइनस, ये समाप्त। 7y में से 3y गया, माइनस 4y रह गया। यहां कितना रह गया? हम कहीं कुछ गलत हैं? 7 5 जा 35 हमने लिखा कहीं, माइनस 10 कहां से लिख लिया ये मैंने? हाँ नहीं, मुझे ये x माइनस 5 7 35 होना चाहिए था यहाँ, और यहां होना चाहिए था माइनस 30 और माइनस 10 माइनस 40। तो y इज इक्वल टू 10। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊं। y इज इक्वल टू 10 अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए। कौन सी इक्वेशन आपके पास थी? एक x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 40। ये सॉल्यूशन इसका मतलब इसका था। 10 और 40 को ही हम लेके चले थे। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ये समझ नहीं आया हो तो मैं दोबारा से इसको हाईलाइट करूं, अदरवाइज आसानी से आ जाइए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस बिल्कुल आसान से हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शन? आप सीधा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ना मानकर सीधा फ्रैक्शन मान लीजिए। फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं। लेट डी फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जो दी हुई है, डी फ्रैक्शन का मतलब है, डी हम स्पेशल केस में आइडेंटिफाइड उसमें लगाते हैं। द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई। आज मैं न्यूमरेटर अलग से डिनोमिनेटर अलग से नहीं ले रहा हूं। इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, मैंने कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया जाए। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। यहां आप इसे इक्वेशन फॉर्म में बदलने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। y इस तरफ ले आइए, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन 1 हो गई। अगली कंडीशन क्या आप लगा सकते हैं? इट मीन्स द फ्रैक्शन बिकम्स 1 अपॉन 2। यहां 1 अपॉन 2 आ जाएगा। आगे चेंजेस करिए नेसेसरी सफिशिएंट। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास है, इट बिकम्स 1 अपॉन 2 इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। यदि हम न्यूमरेटर को तो एज इट इज रखें और डिनोमिनेटर में केवल 1 जोड़ दें। ये बात समझ आई? इससे आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 और 2x माइनस वाई
इज इक्वल टू 1। तो क्या आप अब इसे सॉल्व कर पाएंगे? ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है। y ये आपको यों के यों दिखाई दे रही है। यदि आप सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो इसको इसके नीचे लाएं और माइनस कर दें। माइनस करने के लिए इसके साइन चेंज करेंगे आप, तो 2x में से x नहीं माइनस है, y से y कैंसिल हो जाएगा और 2 + 1 = 3। अब किसी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए 3 - y = हमारे पास इक्वेशन क्या थी? 3 - y, यहां इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, = -2। सो -y = -5 और y = 5। तो आपकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगी? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपके पास हो जाएगी, न्यूमरेटर क्या था? x, डिनोमिनेटर क्या था? 5। क्या मैं इसकी वेरिफिकेशन करके देखूं? इफ वी एड 1 to both, दोनों में यदि हम एक ऐड कर दें, 3 + 1 upon 5 + 1, it will become 4/6, means it will be 2/3। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। इसने कहा न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दीजिए। यहां तो 1 होना था, सॉरी 1 में घटाना था भैया, मैं यहां थोड़ा सा गलत हूं। आपकी पहली कंडीशन, इसे ठीक कर देता हूं। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, यहां तो इसने ऐड किया था, यहां सब्ट्रैक्ट किया था, इट विल बिकम 4/4 मीन्स 1/1 और 1। इसने आगे बताया इफ वी हाउएवर एड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर, इट विल बिकम हाफ। तो ये 3/6 हो गया, इट विल बिकम हाफ। क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहली कंडीशन थी इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 1। If however we add only 1 to denominator, the fraction will become 1/2। क्या ये शर्त आपको लगानी आई? वेरिफिकेशन करना बेहद आसान होता है। इसमें कोई बात समझ में नहीं आती हो बीच में, फिर पूछ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। ये एज वाला सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखा 5 years ago Nuri was thrice as old as Son। 5 years ago। 10 years later, 10 years later वाली बात क्या है? लेटर में तो प्लस करोगे। अगो वाली बात क्या है? अगो में माइनस करोगे। यानी नूरी और सोनू की एज में से यहां 5 years ago निकालते हुए 5-5 साल घटाने पड़ेंगे। 10 years later, आज से 10 साल बाद आगे, तो सोनू और नूरी की एज में आपको 10-10 साल जोड़ के रिलेशन लगाना पड़ेगा। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो शुरुआत हम करते हैं, लेट एज ऑफ नूरी, और दिस इज प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, क्योंकि हमें 5 साल पहले की भी निकालनी है और 10 साल बाद की भी निकालनी है। 3 एज निकलेंगी नूरी की और 3 एज ही निकलेंगी सोनू की। प्रेजेंट एजेस के बीच कोई रिलेशन उनका नहीं दिया हुआ है कि कौन किसका कितने गुना बड़ा है, कितने साल बड़ा है, कितने साल छोटा। सो हम प्रेजेंट एज एक्स और वाई को नहीं छेड़ेंगे, रिलेशंस लगाएंगे उनके 5 साल पहले की उम्र निकाल के और 10 साल बाद की उम्र कैलकुलेट करके उनके रिलेशंस फिक्स करेंगे हम। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी पहले लिखें, जो नाम पहले दिया हुआ वो पहले लिखें, x years। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y years। यस सर। 5
5 years ago, तो मैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करता हूं। पहले तो ये देखता हूं 5 साल पहले ये कितने कितनी उम्र के हों। तो नूरी कितनी उम्र की हो जाएगी 5 साल पहले? x-5। सोनू कितनी एज का हो जाएगा? y-5। भाई 5 साल तो दोनों में घटेंगे, कोई ये तो होता नहीं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक छोटा बच्चा अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं तेरे से 2 साल छोटा हूं, 3 साल बाद मैं तेरे से 1 साल बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन वो ये भूल गया कि भाई भी बड़ा होगा। ये रिलेशन हमारा कभी नहीं बदलेगा, उतना ही बड़ा रहेगा, क्योंकि दोनों की एज हर साल 1 साल बढ़ती है। हाँ, 5 साल पहले गुना और डिवाइड यदि करते हो तो वो रिलेशन बदलते चले जाते हैं। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले रिलेशन नहीं बदलेंगे, क्योंकि जितने साल उसमें जुड़ेंगे उतने उसमें जुड़ जाएंगे। यदि यहां नूरी 10 साल बड़ी होती सोनू से, तो यहां भी 10 साल ही बड़ी है सोनू से। अगली बात समझ में। लेकिन अब की बार मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन दिया हुआ है। 5 years ago, 5 years ago तो हमारी बात आ गई, ये हमने यूज कर लिया। दिस इज एज ऑफ नूरी, नूरी ये है 5 years ago। वाज का मतलब है बेटे इज इक्वल टू, और थ्राइस का मतलब है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना। एज ओल्ड एज सोनू, सोनू इज दैट मच ओल्ड, इतना उम्र का है सोनू। तो सोनू की उम्र का 3 गुना कर दें तो नूरी की उम्र के बराबर उसकी एज आ जाती है। ये बात समझ में आई? क्या मैं इक्वेशन बना सकता हूं? x-5 इज इक्वल टू 3y-15, x-3y इज इक्वल टू -10। क्या रिलेशन एक आ गया? आगे बढ़ जाऊं। अगला रिलेशन क्या कहता है? 10 years later, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद की बातें करेंगे। 10 years later नूरी कितनी हो जाएगी? x+10, क्योंकि प्रेजेंट एज उसकी x थी। सोनू कितने का हो जाएगा? y+10 का। विल बी इक्वल टू, विल बी का मतलब क्या है? इतने का हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। और ट्वाइस है, सोनू की एज का ट्वाइस। यदि सोनू की एज को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नूरी की एज मिल जाएगी। एक रिलेशन इसे अपनी इक्वेशन बनाइए, x+10 इज इक्वल टू 2y+20। ये बात समझ में आई है? यदि आप इक्वेशन बनाना जानते हो तो फिर आपको समस्याएं कम आएंगी, और यदि आप इक्वेशंस बनाना नहीं जानते तो फिर ये दिक्कत आपको आती रहेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से। x-2y इज इक्वल टू 10। इस 20 में से ये 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। मैं बेहद स्लो हूं आपके लिए ताकि आप समझ पाए इसे। यह है रिलेशन 2। अब आपके पास यहां इक्वेशंस को सॉल्व करना अब बेहद इजी बन गया है आपके लिए, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहां भी एक है, यहां भी एक है। तो ये मल्टीपल तो आपको नहीं करने, न गुणा करना है, सीधा एलिमिनेट करिएगा। कैसे एलिमिनेट करोगे? हाँ, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड। जैसे ही आपके कोफिशिएंट्स एक जैसे आते हैं वेरिएबल के, तो वहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम लिखना चाहिए था, मैं बोलते बोलते कुछ और लिख रहा हूं। फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 को ऊपर लिखें, 2y इज इक्वल टू 10, x-2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 क्या है? x-3y इज इक्वल टू -10। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस प्लस प्लस, सो x से x कैंसल, y इज इक्वल टू 20 ईयर्स हो गया। अब y हमने किसकी एज मानी थी? शाबाश, y तो हमारी एज सोनू की थी,
सो x की वैल्यू निकालने के लिए अब हम y20 यहां रखेंगे। यस सर, x माइनस 40 आ गए इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 50। तो यहां आपको अब अलग से लिखना है एज ऑफ सोनू कितना है और एज ऑफ नूरी 50। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसमें यहां सावधानी बरतना कि वाई ही सोनू थी 20 साल, यहां आके लास्ट में गलती मत करना। अब अगला सवाल बड़ा समझदारी के लिए बहुत ही उम्दा है, इसे बहुत बढ़िया तरह से देखें। इसे कहते हैं हम डिनोमिनेशन वाले सवाल। डिनोमिनेशन, यहां दो तरह की गिनती चलती है, ध्यान देना। कभी कभी हम किसी से पूछें कि मेरी जेब में नोट कितने हैं, मेरी जेब में नोट कितने हैं, तो उसमें हम ये नहीं देखते कि कौन सा 100 का है, कौन सा 500 का है, कौन सा 2000 का है और कौन सा 50 का है। हम तो एक कागज के टुकड़े को नोट मानेंगे, उसको एक गिनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो है नंबर ऑफ नोट्स। अब उसके नोट के, मान लीजिए मेरे पास 10 नोट्स हैं, मेरे पास 8 हैं 500 के नोट और 2 हैं 100 के नोट्स। कितने रुपए मेरे पास हो जाएंगे? 4200। यस सर, आप मेरी बात समझे हैं? यदि ये कहता मैं हमारे पास x नोट्स हैं, ये कहता मैं y नोट्स हैं, तो इनकी गिनती 10 है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक तो होती है नोटों की संख्या, गिनती, उस आधार पर आपको अपनी इक्वेशन बनानी है। एक है उन नोटों की वैल्यू, डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब एक नोट के कितने रुपए मिलेंगे आपको। 500 का नोट है, एक एक के सिक्के या एक एक के नोट आपको 500 मिल जाएंगे उसके बदले में। सो रुपीज में कैलकुलेशन ये है, ध्यान देना, ये नोटों में कैलकुलेशन नहीं है। और नंबर ऑफ नोट्स में यदि हम एक को एक काउंट करें, अंधेरा हो और हमें यही ना दिखाई दे कि कौन सा नोट कितने का है, तो हम अंधेरे में ये तो देख सकते हैं कि हमारी जेब में ये टुकड़े कितने हैं नोट के, नोट कुल मिलाकर कितने हैं। ये तो है, एक तरह बता दूं भाई, ये तो है अंधेरे में नोट गिनने का तरीका। यहां अंधेरा है, अब मेरी बात समझ गई। और यह है प्रकाश में नोट गिनने का तरीका, यानी जब आपकी आंखें खुली हुई होंगी तो आपको पता लगेगा रुपए तो इतने हैं। अदरवाइज अंधेरे में तो यही पता लगेगा कि नोट कितने हैं। अंधा तो बता सकता है क्योंकि अंधे को उस पे मार्किंग होती है, ट्रायंगल, स्क्वायर, वो पहचान लेता है। अंधा तुरंत हाथ लगा के ये बता देता है ये इतने का नोट है। हाँ, उनका अभ्यास है। वो ये पेज भी मिला देंगे हम, पिक्चर यहाँ लिखा हुआ नोट पे हाथ लगा के, उनको अभ्यास है बेटे इन चीजों का। नोट पे हाथ लगा के तुरंत वो ये बता देते हैं। अब हम उसने ये सोचेंगे तो बावड़ा है, इसने 100 का नोट दे दे और 500 का बता दे, तो एक जगह नोट में अलग से वो ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो उस पर हाथ लगा के तुरंत ही हम बताओ बावड़ा बना 100 का है। आ गई बात समझ में? हम उसको फील नहीं कर पाते क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। बहुतों के पास घड़ी होती है, ढक्कन खोल के हाथ लगा के अपनी घड़ी को यूं बता देते हैं कितना टाइम हो गया और फिर बंद कर लेते हैं। हाँ जी, जिस तरह हमारा वॉच के ऊपर ग्लास होता है, ठीक उसी तरह अंधों के लिए एक अलग तरह की घड़ी आती है। वो उसको खोलते हैं ऊपर से और सुइयों को हाथ लगा देते हैं, बहुत जेंटल टच होता है। सुई को हाथ लगाने के बाद ये बता देते हैं कितना टाइम हो गया और फिर बंद कर लेते हैं। सेकंड वगैरह बहुत सेंसिटिव होते हैं, सेकंड की सुई वो इतना नहीं बता पाते क्योंकि हाथ लगाने के ड्यूरेशन में 2 4 5 सेकंड हो जाएंगे।
घंटे और मिनट बता देते हैं, और यही उनके लिए जरूरत है, सेकंड उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट टाइम नहीं होता। आ गई बात समझ? उनको उतनी ही जरूरत पड़ती है, और हमारे लिए भी बात सेकंड, हम 1-2 सेकंड का टाइम तो हमारा भी आगे पीछे हो जाता है। चलिए मैं इसे बैक करता हूं। तो अंधेरा और प्रकाश मैंने 2 चीजें बताई हैं, एक डार्कनेस में नोट गिनने का तरीका, और एक आपकी फुल लाइट में जब आपको पूरा दिखाई दे रहा है कौन सा नोट कितने रुपए का है, तो वहां आप अपने नोट्स को गिन सकते हैं। यहां मेरे पास बैक जाने का रास्ता खत्म हो गया है, मैं इसे हटा दूं और थोड़ा सा लिखने की स्थितियां करता हूं। चलिए आइए, आपको बताना है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000, यानी प्रकाश में उसे 2000 रुपए गिनने, चांदने में। सर हाँ जी, जैसे लिख रखा है उसको कितने नोट प्रकाश और 100 में कितने लिख सकते हैं? 2 चीजें हो गई ना बेटा, नोटों की गिनती भी। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। 2 शर्त रखी गई है कि नोटों की गिनती 25 है और रुपए कुल मिलाकर उसके 2000 हो गए हैं। 2 तरह से गिनती दे रहा है ये, जो मैंने अभी दी थी कि नोट तो मेरे पास 10 है। नहीं, अभी मैं ये बताऊं कि नोट कुल मिलाकर मेरे पास 10 है और नोट हैं कुल मिलाकर 500 और 100 के, और मेरे पास 4200 रुपए बनते हैं, 4200 रुपए। इसका आंसर मैं बताऊं? नहीं, अभी नहीं पूछूंगा, कुछ देर बाद बताऊंगा। आप बता दीजिए, सोच लिया है तो। सर 15 नोट हैं 100 के, 10 नोट हैं। 10 नोट, 15 नोट, 10 नोट हैं। हाँ ये ठीक है, 10 और 15 25 हो गए, अब ठीक है। आराम से सुने, आपका फंडा क्या है? फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो हमने बताना है लेट ₹100 नोट्स इज इक्वल टू, गिनती में इतने हैं, ठीक है। ₹50 नोट्स हमारे पास हैं Y। तो 2 तरह की कैलकुलेशन देता है बेटे, यहां समझना। 2000 रुपए कब बनेंगे? जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करके, इसको 50 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें। वो है आपकी रोशनी वाली स्थिति। और अंधेरे में कोई ये बताए कि आपकी जेब में नोट कितने हैं, तो वो है 25। तो एक तो है गिनती, गिनती के आधार पर, काउंटिंग के आधार पर, गिनती या काउंटिंग ऑफ नोट्स irrespective of their value। यहां irrespective of value है, the pieces of paper or the notes are x plus y and which is given equal to 25, यानी नंबर ऑफ नोट्स के ऊपर गिनती तो आपकी ये है। अब वैल्यू है उनकी, इस x की वैल्यू x नहीं है, 1x नहीं है, इसकी वैल्यू है 100। आ गई बात समझ में? जब उसको 100 के ये नोट मिलते हैं तो 100 गुना x, ये नोट 100 का है, 5 नोट होते तो 5 गुना 100 इसकी कीमत होती पूरी। अब मेरी बात समझ पा रहे हो? अब हम इसकी आएंगे वैल्यू। इसकी कीमत क्या है, इस एक नोट की कीमत के आधार पर आएंगे। तो इस नोट की कीमत तो अकेले की 100 है, 100 गुना x, ये नंबर है, गिनती है। यहां 5 नोट होते तो 5 गुना 100 इसकी वैल्यू होती।
यहां 2 नोट होते तो 50 गुना 2 इसकी वैल्यू होती। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो हमारे पास इतने नोट तो 100 के हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए इन्हें। इतने नोट मेरे पास 50-50 रुपए के हैं, 50 से मल्टीप्लाई करिए इन्हें, और तब आपके पास 2000 नोट्स हैं। अब 50 यहां कॉमन निकाल सकते हो। देखो 50 यहां भी, 50 यहां भी, 50 यहां भी डिवाइड आप कर सकते हो। 50 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। 50 से यहां डिवाइड करोगे तो 40 उत्तर आएगा सिर्फ। तो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो आसानी से क्या हम ये बता सकते हैं, अब x प्लस वाई आपके पास है 25 और 2x प्लस वाई है आपके पास 40। तो क्या हम इसे माइनस 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 कर सकते हैं? क्या y से y खत्म, माइनस x इज इक्वल टू कितना आ गया? 15। ये कितना है? 25, 15 माइनस 15। तो x इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू 15 यहां रखोगे तो y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। y 2x 2 मल्टीप्लाइड बाई, मैं यहां वैल्यू रख रहा हूं x की, 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस y इज इक्वल टू 40। तो हमारे पास y की वैल्यू 10 आ गई। तो ₹100 नोट्स 100 तो x थे 15 और ₹50 नोट्स हैं आपके पास 10। अब आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नंबर ऑफ नोट्स 25 हैं और इनकी वैल्यू 2000 है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर, नो सर? यस सर। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। इसमें आपको मैंने एक पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आपको करवाया था, और हम लेते हैं कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते थे। यदि कोई कहता कि किसी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस ₹500 है एंड द पर्सन लॉस्ट ₹50, तो आप 50 तो घटाते थे कि जोड़ते थे 500 से, तो आपके पास एसपी आता था। लॉस मीन्स माइनस, लॉस मीन्स माइनस, नेगेटिव साइन यूज करते हैं आप लॉस के लिए। पॉजिटिव के लिए, प्रॉफिट के लिए आप प्लस यूज करते थे। तो यहां जो लॉसिंग 1 मार्क ईच फॉर रॉन्ग आंसर, लॉस का मतलब है यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक के लिए सम में से आपको घटाना पड़ेगा वो। सो बहुत आसान सा शुरुआत करता हूं। लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, एक्शन। तो बेटे सीधी सी बात है, जितने उत्तर सही थे उन हर प्रश्नों के ऊपर 3-3 नंबर लगाएगा टीचर। ठीक है? उनमें से एक घटा देंगे। अभी हम एक अभ्यास करते हैं। तो हम टीचर हैं और आपका दिया हुआ ये पेपर चेक कर रहे हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन आपका चेक किया और मुझे लगा कि ये आंसर आपका सही है, तो मैं 3 मार्क्स यहां दे के आगे बढ़ जाता हूं। फिर मैंने देखा अगला क्वेश्चन कैसा है, तो मुझे लगा ये करेक्ट आंसर है, तो ये 3 नंबर हमने दे दिए। मुझे आगे लगा कि ये भी आपका करेक्ट आंसर है, तो 3 नंबर हमने यहां दे दिए। अब मुझे लगता है कि अगले में हमें ये उत्तर गलत आ गया, लेट्स सपोज इट, तो यहां उसने -1 लिख दिया। तो उसने कितने क्वेश्चंस किए? इसने क्वेश्चंस किए हैं 4।
उसको नंबर कितने मिले हैं? 8। क्या सिस्टम हमने रखा? 3 जो करेक्ट आंसर दिए उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। यस सर, 3 से हमने मल्टीप्लाई उसे किया। तो यहां हम देखें कि हमारे मार्क्स की कैलकुलेशन हो गई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हमारा रॉन्ग आंसर 1 था तो उसमें से 1 मल्टीप्लाई करके हमने मार्क्स काट दिए, और 3 हमारे करेक्ट आंसर्स थे तो हमें 9 नंबर मिले करेक्ट आंसर्स के, और डिडक्शन हो गई 1 नंबर गलत आंसर की। इन टोटल वी गेट 8 मार्क्स। यही स्थिति आपको यहां अप्लाई करनी है। सॉरी, यहां से तो अगला क्वेश्चन होगा। लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज x। वो आप समझ गए होंगे कि किस तरह करेक्ट आंसर के लिए 3 नंबर हमें मल्टीप्लाई करने हैं उसके, और रॉन्ग आंसर आ जाए तो हमें 1 घटाना है। ठीक है, जितने नंबर्स रॉन्ग आंसर्स होंगे, जितने क्वेश्चंस, उतने के मल्टीप्लाई 1 घटाएंगे। नंबर ऑफ करेक्ट, इनकरेक्ट और रॉन्ग आंसर्स आपके हैं, रॉन्ग आंसर्स आपके पास हैं y क्वेश्चंस, गिनती के y। मान लो ये 5 हैं तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मान लो हमने 5 के ठीक उत्तर दिए और 4 के हमने गलत उत्तर दिए, तो 5 3 जा 15 तो हमारे सही उत्तर हो गए। 15 नंबर हमें मिले उसके। 4 उत्तर गलत हैं तो इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करके घटाया, यानी हमें नंबर कुल कितने मिलेंगे? 11। ठीक है, तो यहां इस हिसाब से कितने नंबर मिलेंगे? यही आपने क्या करना है। ये 5 तो हमारा x है भाई, ठीक उत्तर इतने हैं, और 4 हमारा y है, इतने उत्तर गलत हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3x तो हमारे करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे, करेक्ट मार्क्स हो जाएंगे। इतने उत्तर गलत हैं तो इसका 1 गुना घट जाएगा, और हमें कुल मिलाकर कितने नंबर मिले? 40 मार्क्स। यस सर, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 40 नंबर उसे मिल गए, स्टेटमेंट 1 पूरी हो गई। अब हाइपोथेटिकल कंडीशन बनती है, टेस्ट तो उसने दे दिया 40 नंबर आए, लेकिन दोबारा से कैलकुलेशन करके वो कहते हैं कि यदि इस टेस्ट में सही प्रश्न के 4 नंबर मिलते और गलत के लिए 2 नंबर काटे जाते, had 4 marks been awarded for each correct answer, काश 4 नंबर सही उत्तर के लिए दिए जाते, प्रत्येक सही उत्तर के लिए, और 2 नंबर काट लिए जाते गलत उत्तर के, then yes would have scored 50 मार्क्स। तो शायद नहीं, परमानेंटली इस कंडीशन के बाद यस को 50 नंबर मिल जाते उस पेपर में। तो अब हम क्या करें? इसके तो 4 नंबर मिल रहे हैं और यहां 2 कट रहे हैं गलत के लिए, तो उसका टोटल हो जाता 50, और ये आपकी क्वेश्चन होती सेकंड। 1 is subtracted from second। जी, आप इसे मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, एलिमिनेट करना है, या y की वैल्यू आप 3x माइनस 40 रख दीजिए, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लें। सर 3x में 4x कट जाएगा, x बच जाएगा, तो यहां भी बचेगा। एकदम से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे आप यहां, तो यहां हम x की सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं मैं, ये y इस तरफ ले लेता हूं, 40 उस तरफ, तो 3x माइनस 40 इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, 4x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 40, मैं y की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, और इक्वल टू 50। तो हमारे पास 4x माइनस 6x प्लस 80 इज इक्वल टू 50, सो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 30, और x की वैल्यू कितनी आ जाती? 15।
यानी करेक्ट आंसर्स उसके 15 थे। रॉन्ग आंसर्स के लिए क्या करें, यहां वैल्यू रख दीजिए 3x का मतलब क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 15, यहां वैल्यू रख रहा हूं इसमें x की, माइनस y इज इक्वल टू 40, तो माइनस y इज इक्वल टू ये 45 जाके यहां घट जाएगा -5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। करेक्ट आंसर्स कितने 15, रॉन्ग आंसर्स कितने 5। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, दोनों का जोड़ 20। क्या मेरी बात समझे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये काफी इंपॉर्टेंट सा सवाल है। आइए आपका लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिए। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। मैंने पिछली वीडियोज में ये कुछ यहां A और B की वैल्यू दी थी। A और B का डिस्टेंस आपस में 100 किलोमीटर है। कोई स्टेशन है दो किसी रोड के ऊपर, यहां से दो कार एक साथ चलती हैं। 5 किलोमीटर पे जा रहे हैं, बी से एक कार इस तरफ चलती है, ए से भी उसी समय एक कार इस तरफ चलती है, और 5 घंटे बाद ये आपस में मिलती हैं। यानी ए से चलने वाली कार भी 5 घंटे चलती है, बी से चलने वाली कार भी 5 घंटे चलती है, और इस पॉइंट पे आके दोनों मिल जाती है। तो यहां पर आपको मानना है, शुरुआत में देखें व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स। तो मैं मानता हूं लेट स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन 5 आवर्स। पहला केस है, 5 घंटे की बात करेंगे हम। यस सर, टाइम कितना, मैं थोड़ा सा डिटेल ले रहा हूं। टाइम है 5 आवर्स, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इन 5 आवर्स, 5 मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। यस सर, बेटे ए कार यदि इस स्पीड से 5 घंटे लगातार चलती रहती है, मान लीजिए 40 की स्पीड है, कोई कार 40 की स्पीड से 5 घंटे लगातार चलती रहे, तो सीधी सी बात है वो 200 किलोमीटर चली जाएगी। यस सर, तो हमारे पास ये बी का चला हुआ डिस्टेंस हमें 5 घंटे का और निकालना है। बी से चलने वाली कार सेम डायरेक्शन की स्थितियां हैं, ये एक ही डायरेक्शन में चली है, ये 5y हो गया। yes. तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है वो 5y है। ये ए से चला हुआ डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है कि ये 5y है। जब ये मिल जाते हैं तो इसी पॉइंट पे हैं दोनों, तो सीधी सी नीचे वाली स्ट्रेट लाइन देखें, ए से बी और बी से सी। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू ए सी के बराबर है। ए बी कितना था 100, ए बी की लेंथ कितनी है 100 किलोमीटर। बी से सी तक बी वाली कार कितनी दूर गई है 5y किलोमीटर, तो 5y प्लस 100 बराबर x, 5x सॉरी। तो यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी बात बनती है, इस हाईवे पे देखें ए कार चली हमारे पास 5x किलोमीटर, और ये 5x किलोमीटर कितना हुआ, बी से चलने वाली कार का डिस्टेंस और 100 किलोमीटर प्लस, क्योंकि 100 किलोमीटर ये ज्यादा है, या तो इन दोनों को घटा के 100 के बराबर रख दें, या 5x किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा 100 प्लस 5y। ये बात समझ में आ रही है? आज मैं इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रहा हूं, ये बात समझ आई है? इसमें आपको स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम लेके डिस्टेंस वाला फॉर्मेट लेना है। अब मैं थोड़ा सा और वही इनोवेटिव आइडिया फिर ले रहा हूं। अब
एक कार ए से और एक कार बी से उसी तरह चलने लगी। सर उनके पास लाइन भी ड्रॉ कर देते। आप नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप रफ वर्क कर सकते हैं, आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, मना ही नहीं है। अब नाउ दिस कार ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है ए से बी की ओर जा रही है और बी से ए की ओर। देखो ए से ये इस तरफ चलती और बी से इस तरफ चलती, दे विल नेवर मीट। यदि ए से और बी से एक रोड पे दो कार चल रही हैं तो मिलने के लिए तो एक कंडीशन है कि ए से बी की ओर चले कार और बी से ए की ओर चले, तभी तो मिलेंगे। बेटे एक शर्त तो तुम्हारी ये है कि ए से इस तरफ कार चलने लगी, ए से इस तरफ कार बी से इस तरफ चलने लगी। श्योरली दे विल नेवर मीट, वो तो कभी मिल नहीं सकती इफ दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू ईच अदर टुवर्ड्स द स्टेशन। अब ए से बी की ओर चले और बी से ए की ओर चले, यानी बी से चलने वाली कार ए की ओर जा रही है, ए से चलने वाली कार बी की ओर जा रही है। दे मीट इन 1 आवर। अब टाइम यहां कितना लगा? ए से चलने वाली कार भी 1 घंटे चली, बी से चलने वाली कार भी 1 घंटा चली, तो इसकी स्पीड तो x थी, इसकी y थी। 1 घंटा ये चली तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, x किलोमीटर चली है। बी की स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा चलेगी तो ये y किलोमीटर चली। तो हमारे पास दूसरी शर्त है कि x प्लस y टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। ये बात समझ में आई? Yes. If they travel in opposite direction, they will meet after 1 hour. 1 hour में तो x किलोमीटर पर आवर स्पीड से कोई कार x किलोमीटर ही जाएगी। मान लीजिए कोई कार 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो सीधी सी बात है 1 घंटे में तो ये 20 किलोमीटर ही जाएगी बस। दूसरी कार कोई 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर ही जाएगी, और दोनों का जोड़ फिर 100 है। ये कोई जरूरी नहीं कि ए कितनी दूर गया और बी कितनी दूर गया। यहां ऐसा ना सोचें कि ये आपस में बीच में मिले हैं एक दूसरे के, नहीं। एक कार धीमी चल रही थी, एक कार तेज चल रही थी। तेज वाली कार ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है और धीमे वाली कार ने कम डिस्टेंस कवर किया है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई 100 और एक है 5x माइनस, ये इक्वेशन पूरी कर लेते हैं हम, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन 1 फाइनल ले। आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या आई थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इक्वेशन 1 आई थी, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2x इज इक्वल टू 120 और x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 रखोगे तो 100 में से घटा देना 60 को। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 था, तो x की वैल्यू तो 60 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। यानी कार बी की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, कार ए की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? इक्वेशन सेकंड से मेरे पास बेटे 2 इक्वेशन आई थी, x प्लस वाई 100 किलोमीटर दूसरी इक्वेशन थी, और पहले वाली आई थी 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 5y। ये बात समझ में आई थी? 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, और 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन फर्स्ट बनी थी। इन दोनों को जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, इन दोनों को घटाओगे तो x से x कट जाएगा, 2y का उत्तर आ जाएगा। 2 इक्वेशंस आपके पास बनती हैं।
एक इक्वेशन थी x प्लस वाई 100, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। पहले हम इसे ऐड कर दें तो 2x इज इक्वल टू 120 आया, x इज इक्वल टू 60 आ गया। इस 60 की वैल्यू यहां रख दोगे, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। बोलो, और कुछ समझ नहीं आ रहा? कर पाओगे भैया? दो इक्वेशन आई है, इक्वेशन बनानी समझ नहीं आई या इनको इक्वेशन बनानी समझ में नहीं आई? वो भी दूसरे वाली। कोई बात नहीं, ये इक्वेशन बनानी फिर दोबारा देख लीजिए। यहां हम दो बातें ले रहे हैं। ए से एक कार इस तरफ चली है, ये कितनी दूर आई हमें नहीं मालूम। बी से एक कार कितनी दूर चली, कम ज्यादा जितना भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इस पॉइंट पे ये मीट करते हैं, हालांकि बी की वैल्यू मुझे छोटी लेनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी, बी से कार ए की ओर चली अपोजिट डायरेक्शन में, ए से कार बी की ओर चली अपोजिट डायरेक्शन में। दे मीट हियर एट दिस पॉइंट। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस था वो टोटल 100 है, 100 किलोमीटर। हाँ जी, ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इज 100 किलोमीटर। यस सर। इफ दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, पहले तो सेम डायरेक्शन में चल रही थी, तो यहां पर ए की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में ये x किलोमीटर ही चली। भैया ए की बात करता हूं, स्पीड ऑफ ए कितनी है? हमने मानी थी x किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो x किलोमीटर जाती है। टाइम कितना? दे मीट आफ्टर 1 आवर, तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा? x किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर। जो ये आवर था, ये अपॉन है, ये आवर कट गया, तो डिस्टेंस तो x किलोमीटर आ गया। भाई कोई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलती है, इसका मतलब है ये 50 किलोमीटर